हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है अपनी, उसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं पैरासिटिक अडेप्टेशंस इन हेलमिन्थ्स। पिछला जो अपना वीडियो था, उस वीडियो में हमने स्टडी की थी कि जो एस्क हेलमिन्थ हैं और जो प्लेटी हेलमिन्थ्स हैं, उनकी स्टडी जो है वो हेलमिन्थोलॉजी में शामिल है। एस्क हेलमिन्थ्स, एस्क का मतलब राउंड, हेलमिन्थ्स वॉर्म्स, और प्लेटी का मतलब फ्लैट, और वॉर्म्स जो है हेलमिन्थ्स का मतलब वॉर्म्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो प्रकार की नेचर है। एक तो ऐसे एनिमल जो कि फ्लैट नेचर रखते हैं, फ्लैट उनकी शारीरिक संगठन या फ्लैट जो उनका शारीरिक संरचना रहती है, उनकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है, चपटे रूप में पाए जाते हैं। दूसरे रूप में जो राउंड वॉर्म के रूप में मौजूद हैं, जिनको हम गोलकृमि भी कहते हैं, एस्क हेलमिन्थ्स जो हैं वो शामिल हैं यहाँ पर। और ये जो इन्वर्टिब्रेट की जो ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि हेलमिन्थ्स के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं, और इनकी स्टडी को हम कहते हैं हेलमिन्थोलॉजी। आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि इन जंतुओं में ऐसे कौन से परिवर्तन होते हैं जिसके कारण ये जंतु अपने आप को उस किसी होस्ट के अंदर लंबे टाइम तक बनाए रखते हैं। तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों की अपन चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें कि जो अनावश्यक अंग हैं उनका यहाँ से ह्रास होता है, विलोपन होता है। अनावश्यक अंगों का ह्रास या विलोपन, डिजनरेट हो जाते हैं। जो नॉन इसेंशियल या इस प्रकार के अंग जो हैं जिनको ये बहुत कम काम में लेते हों, उनको ये विलोपित हो जाते हैं यहाँ से। उसमें क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट इसमें लें यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी प्रकार के जो पैरासाइट्स हैं वो या तो भोजन के ज़रिए या फिर जल के ज़रिए या फिर हवा के साथ हमारे शरीर को इन्फेक्ट करते हैं, हमारे शरीर के अंदर एंटर करते हैं। ज़्यादातर इनका जो साधन है वो हमारे शरीर तक पहुंचने का वो जल होता है। जल के साथ या भोजन के साथ हमारे शरीर में इनके अंडे की कोई अवस्था या इनकी कोई लार्वा की कोई अवस्था या इनकी जो सिस्ट वाली अवस्था है, पूटी वाली अवस्था है वो, या फिर एडल्ट जो है वो होल एडल्ट हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाए, तो वो इनके एंटर करने वाली अवस्थाएं रहती हैं। इसलिए इन जंतुओं के अंदर किसी भी रूप में जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं उनको हम नहीं देख सकते। यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं, चलन अंग जो होते हैं, ये पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या होंगे? अब्सेंट होंगे। रीज़न क्या है कि इन जंतुओं को कहीं भी माइग्रेट करने के लिए चलन अंगों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये अगर इन्वायरमेंट के अंदर भी रहेंगे, फ्री फॉर्म के अंदर रहेंगे, तो या तो हो सकता है ये किसी पत्ती के साथ चिपके हुए हों, या ये हो सकता है किसी एनिमल के साथ ये अटैच रह करके हों। ठीक है, इसलिए ये अपनी जो जीवन की अवस्थाएं हैं उनमें किसी भी रूप में ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं उनको नहीं रखते। दूसरा इसमें देखते हैं कि इन जंतुओं के अंदर जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो भी कैसा होता है? अब्सेंट होता है। मस्कुलर सिस्टम को भी ये हटा देते हैं। और उसका रीज़न क्या है कि मसल सिस्टम जहाँ होगा वहाँ लोकोमोशन की आवश्यकता पड़ेगी। इन जंतुओं में कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, संकुचन की, प्रकुंचन की, ये जो अवस्थाएं होती हैं वो इनके अंदर देखने को नहीं मिलती हैं। उसका रीज़न क्या है कि जहाँ से ये इंटेक हो रहे हैं, मान लीजिए जल के ज़रिए या फिर भोजन के थ्रू, जब ये हमारे शरीर के अंदर पहुँच रहे हैं तो स्टमक में पहुँचने के बाद, इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद ये क्या होते हैं कि ब्लड के साथ मिक्स होकर के या ब्लड के साथ जो हैं वो
मूव करके निश्चित या टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। इसलिए उस फ्लो के अंदर बहने वाले हैं। जब यहाँ से स्वेलिंग की क्रिया होगी तो इंटेस्टाइन के अंदर ये भोजन के साथ माइग्रेट कर लेंगे आगे की तरफ। इनमें मसल्स के एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मस्कुलर जो सिस्टम है इसका वो इनमें जो है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा जब इन जंतुओं के अंदर लोकोमोशन भी नहीं हो रहा, गमन भी नहीं हो रहा, मस्कुलर सिस्टम भी एब्सेंट है, तो तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि इन जंतुओं के अंदर जो सेंस ऑर्गन है तथा जो इन जंतुओं के अंदर नर्वस सिस्टम है वो भी या तो कैसा होगा, लेस डेवलप्ड होगा या फिर एब्सेंट होगा। उसका रीजन भी क्या हो सकता है? जैसे हम देखते हैं कि जो ज़्यादा माइग्रेशन प्रदर्शित करते हैं उन जंतुओं का सेंसरी सिस्टम ज़्यादा विकसित होना जरूरी होता है। सपोज कीजिए आप ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर जहरीली गैस मौजूद हो, जो गंध वाली हो, लेकिन आपका सेंसेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आपके सेंसरी सिस्टम जो है उसमें आपकी नोज जो है वो एक्टिव नहीं है, तो आप उस गंध को फील नहीं कर पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। नतीजा क्या होगा? आपको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा या डेथ हो जाएगी। लेकिन सेंसेशन सिस्टम के रूप में अगर आपकी नोज एक्टिव है या फिर आपका नर्व सिस्टम सही रूप में वर्किंग है तो हम हर एक चीज़ को, चाहे वो टेम्परेचर है, टच है, केमिकल्स हैं, प्रेशर है, उन सबको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन जंतुओं के अंदर डिटेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रीजन कि इनको केवल एक ही इन्वायरमेंट के अंदर रहना है। ज़्यादातर जो होते हैं वो ऑब्लिगेटरी टाइप के होते हैं, इस प्रकार के कि जो केवल एक ही होस्ट जो है उसी पर निर्भर हो रहे हैं। उस होस्ट के अलावा कोई दूसरा अगर होस्ट उनको मिलता है तो उस पर उनकी कोई ग्रोथ नहीं हो पाती, भले चाहे वो डेथ हो जाए उनकी। जैसे हम देखते हैं कि टीनिया सोलियम है, उस टीनिया सोलियम को एक होस्ट जो है मनुष्य परजीवी के रूप, मनुष्य होस्ट के रूप में चाहिए, तो मनुष्य ही के अंदर ही अपनी सही रूप में ग्रोथ कर पाएगा, दूसरे किसी जीव के अंदर वो ग्रोथ नहीं कर पाता। ऐसे ही अपन देखते हैं कि बहुत सी डिजीज़ हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम पीड़ित होते हैं लेकिन दूसरे जानवर नहीं हो पाते, या जानवरों के अंदर जो डिजीज़ होती हैं उससे हम पीड़ित नहीं हो पाते। उसका रीज़न यही है कि इन जंतुओं के अंदर ये जो पैरासाइट हैं इनके अंदर, या जो पैथोजेंस हैं इनके अंदर जो रोग फैलाने की क्षमता है वो केवल एक टारगेट ऑर्गन तक सीमित होती है, और उस टारगेट ऑर्गन के अलावा उस टारगेट एनिमल तक सीमित होती है। ये उसी टारगेट एनिमल को ही प्रभावित कर पाते हैं, दूसरे किसी एनिमल को ये प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन जंतुओं के अंदर मस्कुलर सिस्टम और लोकोमेट्री सिस्टम के एब्सेंट होने के साथ ही इन जंतुओं के अंदर किसी भी रूप में सेंसरी सिस्टम जो है, सेंस ऑर्गन जो है, संवेदी अंग है, और दूसरा जो इनका तंत्रिका तंत्र है वो इसमें नहीं देखने को मिलता, या फिर बहुत लेस डेवलप होता है, ऐसा देखने को मिलता है। जिसके कारण सेंस ऑर्गन के कारण केवल इतना ही पहचान सकें कि हमें केवल इस टारगेट जो एनिमल है उसको प्रभावित करना है, या वहाँ पर जाकर के अपनी ग्रोथ करनी है। टेम्परेचर है या फिर केमिकल्स हैं या अपने जो गैस्ट्रिक जो जूस है उससे ये बहुत कम प्रभावित होते हैं, उसको ये केवल हल्का सा सहन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन जंतुओं के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बहुत ही कम विकसित होती है या एब्सेंट होती है। जैसे हम सिस्टोडा के सदस्य में देखेंगे वहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है। इनके विलुप्त होने वाले अंगों में जो चीज़ है, एक पार्ट है, वो एलिमेंट्री कैनाल भी है। इसका रीज़न क्या हो सकता है कि हमारे शरीर में एलिमेंट्री कैनाल की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम भोजन जो है वो ग्रहण करते हैं, उसको चबाते हैं, उसको फिर उसके बाद में उसका जब अंश निकलता है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद हम कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, हम अलग अलग रूप उसके बदले जाते हैं। लेकिन ये जो जंतु हैं, ये जो जीव हैं जो कि हेलमिन्स के रूप में है यहाँ हमारे शरीर के अंदर, जो प्रभावित कर रहे हैं हमारे शरीर को, वो अगर मान लीजिए इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है तो इंटेस्टाइन के अंदर उनको जब पचा पचाया भोजन मिल जाएगा तो उनको इंटेस्टाइन की जरूरत कहाँ पड़ी। इसी तरीके से अगर ये ब्लड जहाँ पर मौजूद है तो ब्लड के कंटेंट के साथ है तो वहाँ पर इनको आवश्यक जितने भी पदार्थ हैं उनकी सप्लाई इनको मिल जाएगी। अब आप कहेंगे इनकी सप्लाई मिल जाएगी तो ये किस तरीके से ग्रहण करेंगे? इनके अंदर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल की जगह ये जो जंतु हैं ये क्या करेंगे? एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी डेवलप रखते हैं।
और जैसा मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री कैनाल इनके अंदर बहुत कम विकसित होती है, लेकिन अगर आप सेस्टोडा के सदस्यों में देखेंगे तो वहाँ पर अब्सेंट होती है, या फिर सीधी सरल रूप में हो सकती है, एकदम इरेक्ट पोजीशन के अंदर, या सीधी सरल रूप में हम ये कहते हैं सिंपल प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल होती है। नेक्स्ट इसमें हम बात करें कि जो अगले करेक्टर क्या हो सकते हैं। जैसे पहला करेक्टर इसमें देखा हमने, अनावश्यक अंगों का विलोपन हो रहा है या फिर अनावश्यक अंगों का इसमें ह्रास हो रहा है। तो दूसरी तरफ इन जंतुओं के अंदर ऐसे लक्षण भी डेवलप होते हैं जो कि नई संरचनाओं के रूप में या विशिष्ट संरचनाओं के रूप में विकसित होते हैं। दूसरा है इसमें नई या विशिष्ट संरचनाओं का विकास। नई या विशिष्ट संरचनाएं कौन सी हो सकती है भाई? जैसे हमें तैरना है तो तैरने के लिए जल में अगर अपने को तैरना तो हमें पतवार का इस्तेमाल करनी होगी। आपने देखा जो गोताखोर होते हैं वो अपने पैरों पर इस तरीके के पतवार नुमा जो है वो लगाए रखते हैं, पेडल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं वो, हाथों के अंदर भी, और अपने चेहरे को पूरा ढके रखते हैं वो। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे अलग तरीके के परिवर्तन देखने को मिलते हैं नई संरचनाओं के रूप में, जो आकाश में उड़ने की क्षमता डेवलप किए रखते हैं। उन जंतुओं के अंदर आपने देखा होगा जो उड़ने वाले एनिमल्स होते हैं वो विंग्स डेवलप करते हैं। जो तैरने वाले जंतु जो होते हैं उनके अंदर फिन्स डेवलप होते हैं, और जो चलने वाले होते हैं उन जंतुओं के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, चलन अंग, गमनांग जिसको हम कहते हैं। और जो रेंगने वाले होते हैं उनके अंदर पैरापोडिया वगैरह डेवलप हो जाते हैं। अगर आप स्टारफिश की जैसे हमने बात की, वहाँ पर ट्यूब फिट डेवलप होते हैं। तो हर जंतु जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहता है वो उस इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए अनुकूल क्षमताएं डेवलप करता है, एडेप्टेशंस डेवलप करता है। और ऐसे अनुकूलन जो हैं, जो विकसित कर लेता है, वो लंबे समय तक जीवित रहता है। जैसे आपने सुना हो कॉकरोच जो होता है, ये जुरासिक पीरियड के टाइम से देखने को मिल रहा है, लेकिन इसने जो है अपने अंदर इस तरीके के अडेप्टेशन डेवलप किए हैं कि ये आज भी आपके सामने, इसके साथ वाले सभी लगभग विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी जिंदा है। इसने अपने शरीर के अंदर इस तरीके के परिवर्तन किए कि जब इसको भोजन नहीं मिलता है तो ये मिट्टी खा करके भी अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, कागज भी खा लेता है, रुई भी खा लेता है, कपड़ा भी खा लेता है, और छोटे अगर एनिमल्स मिल जाएं इनको, वर्म्स भी खा लेता है, अंडे भी खा लेता है, पत्तियां खाकर भी अपना गुजारा कर लेता है। उच्चतर टेम्परेचर पे भी ये देखने को मिलता है, तो निम्नतर टेम्परेचर में भी ये देखने को मिल सकता है। इसके अंदर इस तरीके के अडेप्टेशंस डेवलप हो चुके हैं। और आप जानते हैं कि जो एनिमल्स, चाहे मनुष्य हो इसमें शामिल, अगर वो लगातार अडेप्टेशंस अगर डेवलप नहीं करेगा तो वो या तो वहाँ से पलायन कर जाएगा या फिर वहाँ से विलुप्त हो जाएगा। हम देखते हैं बहुत से एनिमल जो माइग्रेट करके आते हैं अपने यहाँ पर, साइबेरिया से पक्षी चल के आते हैं यहाँ पर, उड़ करके आते हैं वहाँ पर से। रीज़न क्या उनका? वो इस तरीके से अडेप्टेशन डेवलप कर रखे हैं उन्होंने कि वो माइग्रेशन प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन उस इन्वायरमेंट के अंदर ये जीवित नहीं रह सकते, इसलिए उनको एक टेम्परेरी टाइम के लिए उनको वो क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। बहुत सी जैसे मछलियाँ होती हैं उनको भी वो माइग्रेट करके जाती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, हज़ारों किलोमीटर की सफ़र जो दूरी तय कर लेती हैं। कुछ फाल्कन ऐसे पक्षी होते हैं, बाज की कैटेगरी में आते हैं, जो कई लाख किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं। आपने सुना होगा जैसे ये स्विफ्ट पक्षी होता है, ये काफ़ी लंबी दूरी तय कर लेता है। तो ऐसे ही बहुत से जो एनिमल्स हैं जो अपने अंदर इस तरीके के अडेप्टेशन डेवलप करते हैं, नई संरचनाओं का विकास करते हैं, वही लंबे समय तक जो है इन्वायरमेंट के अंदर टिके रहते हैं। अदरवाइज उनको या तो वो इन्वायरमेंट छोड़ना पड़ेगा या फिर वो उस इन्वायरमेंट से विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो नई संरचनाओं के रूप में इनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो सबसे पहली चीज़ है इनके लिए एक प्रोटेक्टिव इस तरीके की लेयर डेवलप हो, आरक्षी आवरण जिसको हम कहें, प्रोटेक्टिव लेयर। अब इनको प्रोटेक्टिव लेयर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जैसे ही हमारे संपर्क में आएंगे या किसी भी दूसरे जीव के संपर्क में आएंगे, जब इनको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पहुंचना होगा तो गैस्ट्रिक जूस का सामना करना होगा। तो गैस्ट्रिक जूस जो है वहाँ पर जैसे मान लीजिए एसिडिक नेचर है उसकी, तो उस एसिड के प्रभाव से ये नष्ट न हो जाए, इसलिए अपने ऊपर ये एक महत्वपूर्ण या एक मोटी लेयर बना के रखते हैं, एक मोटी परत बना के रखते हैं।
जिससे कि ये जठर रस है अपना, आंतर रस है, दोनों से, इंटेस्टाइनल जूस है अपना, गैस्ट्रिक जूस है, उससे ये अपनी प्रोटेक्शन कर सके। गैस्ट्रिक या फिर इंटेस्टाइनल जो जूस है उससे ये अपना बचाव कर सके, प्रोटेक्शन ले सके। इसलिए इनके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है शरीर के ऊपर चारों तरफ। या ये हो सकता है कि हम ये कहें कि ये इस तरीके का म्यूकस का श्रावण करके रखते हैं। आपने देखा होगा जो जलीय जंतु होते हैं, इनको अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये आपके हाथ से फिसल जाएंगे। रीजन, इनके चारों तरफ इस तरीके की म्यूकस की लेयर होती है, एक श्लेष्मा की लेयर होती है जो कि उनको उस जल से बचाती है। उस जल में जो वहाँ पर मौजूद जो दूसरे पैथोजेंस हैं उनसे उनको बचाती है, प्रोटेक्शन देती है। तो ये जो इनके म्यूकस की जो लेयर होती है इनके चारों तरफ, वो कोटिंग जो है या म्यूकस की कोटिंग हो सकती है या इनके जो लेयर होती है उसकी कोटिंग हो सकती है। उन दोनों प्रकार की कोटिंग से, जो कोटिंग इनके टेगमेंट के अंदर पाई जाती है या शीट के रूप में पाई जाती है, टेगुमेंट या शीट के रूप में मौजूद होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर इनकी बन जाती है। दूसरा है इनके अंदर अडेसिव ऑर्गन्स, अडेसिव अपैरेटस या ऑर्गन्स, जिनको हम कहेंगे आसंजन अंग, जिसको हम कहते हैं आसंजी उपकरण, आसंजन जो है जिनमें ये चिपकने का गुण पाया जाता हो। आपने देखा है अगर मान लीजिए छिपकली के अंदर चिपकने का गुण नहीं होता तो वो दीवारों पर ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाती। इसी तरीके से आपने वेरेनस को पढ़ा है। वेरेनस जो होता है वो जो गोह जिसको हम कहते हैं, मारवाड़ी में जिसको अपन यहाँ पर घोयरा बोलते हैं, उसकी भी जो आसंजिक क्षमता है, ये जो गद्दीदार इसके जो यहाँ पर परत होती है उसमें आसंजन क्षमता बड़ी डेवलप होती है, विकसित होती है। इसीलिए वो ऊंची चट्टानों पर भी चढ़ जाता है, एकदम सपाट चट्टानों पर भी ये ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो ऐसी आसंजन क्षमता इन जंतुओं के अंदर भी डेवलप होती है। अगर ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच रहे हैं, अगर इनके अंदर आसंजी उपकरण नहीं मौजूद होंगे तो क्या होगा, ये हमारे भोजन के साथ में रेक्टम तक पहुंच जाएंगे और इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इनका वंश आगे नहीं फैल पाएगा। इसलिए आसंजक उपकरण के रूप में आपने नाम भी सुना होगा, जैसे टीनिया के अंदर स्कोलेक्स मौजूद होता है, ऐसे लीवर फ्लूक के अंदर आपने देखा होगा एसिटाबुलम मौजूद होता है, या इसके अलावा हमने देखा है कि इन जंतुओं के अंदर हुक्स डेवलप होते हैं जिनकी सहायता से ये इंटेस्टाइन के अंदर लटक जाते हैं और आसंजी उपकरण की सहायता से, अडेसिव अपरेटस की सहायता से ये चिपक जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर और फिर उसके बाद में मल्टीपल इनकी जो ग्रोथ है वो इनकी होती रहती है। क्योंकि ये हर्मेफ्रोडाइट नेचर के होते हैं, ज़्यादातर उभयलिंगी नेचर के होते हैं, लेकिन उस उभयलिंगी नेचर के साथ में इनके अंदर अडेसिव अपरेटस का पाया जाना भी इनकी ग्रोथ में एक मुख्य कारण रहता है, इनके एडेप्टेशन का एक मुख्य कारण रहता है, जिनमें कि हम ये कहेंगे आसंजक जो अंग हैं ये जितने विकसित होंगे उतना ही ये जंतु जो है वो लंबे टाइम तक उस जीव होस्ट के अंदर रह सकता है। नेक्स्ट जो इसमें है वो है जनन तंत्र का विकास। जो डेवलप प्रकार का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, विकसित प्रकार का इनमें जनन तंत्र पाया जाता है। और विकसित प्रकार के जनन तंत्र के कारण ही क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मल्टीपल फॉर्म में ग्रोथ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक एस्केरिस जो है, एस्केरिस का मैंने एग्जाम्पल दिया। इसी तरीके से आप बात करें एनसाइलोस्टोमा की बात करें, आप एनसाइलोस्टोमा हो या दूसरे जो नेमेटोड्स हों या ज़्यादातर ये दूसरे प्रकार के जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के जो सदस्य हैं वो हों, इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो लगभग पूरा अंडों से भरा रहता है। जब इनका प्रजनन का समय होता है उस वक्त इनमें जैसे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद में निषेचन की जो प्रक्रिया होगी, निषेचन के बाद में इनका पूरा शरीर जो होता है वो एक ग्रेविड खंड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिनमें पूरा शरीर जो अंडों से भर दिया जाता है। और उसका रीज़न यही है कि ये नहीं चाहते कि किसी भी रूप में हम विलुप्त हों, अपनी संतति को विकसित करने के लिए। क्योंकि जैसे 20,000 अंडे दिए जा रहे हैं तो उस 20,000 अंडों में से कितनों की ग्रोथ हो पाएगी, ये तो डिपेंड करेगा ना कि किस प्रकार का इन्वायरमेंट वहाँ पर मौजूद है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है या इंटरनल इन्वायरमेंट है।
इंटरनल इन्वायरमेंट है तो वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस या डिफरेंट टाइप के जो अपन ड्रग्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उन सब का सीक्रेशंस है, या हम एल्कोहलिक या फिर जो बेवरेज जो अलग लेते हैं, पेय पदार्थ लेते हैं, उनके कारण, या डिफरेंट टाइप के जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनका भी कोई असर ना हो। तो ये सभी प्रकार से प्रोटेक्शन रखने की क्षमता डेवलप किए रखते हैं अपने अंदर, जिससे कि ये लंबे समय तक अपने शरीर के अंदर बने रहें। इसके अलावा हम बात करें, इनके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस ज़्यादातर रहते हैं। कार्य किए अनुकूलन, कार्य के अनुकूलन से मतलब है कि जिस तरीके का इनका शरीर होता है, मार्फोलॉजिकल जिनका जैसे इनका संगठन होता है, उसी रूप में इनकी फिर फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। इनके कार्य करने की जो क्षमता है, इनके द्वारा जो टॉक्सिक मटेरियल का सिक्रेशन है या इनका मूवमेंट है, वो भी डिपेंड करता है। ये उस स्थान पर लंबे समय तक रहेंगे जहाँ पर इनको प्रॉपर भोजन के जो कण हैं वो मिलते रहेंगे, लेकिन ऐसे स्थान से ही माइग्रेट करके दूसरे अंग को भी प्रभावित कर देते हैं। इनके अंदर पेनिट्रेशन का गुण भी पाया जाता है। ये उत्तकों के अंदर भी लाइसिस करने का गुण पाया जाता है इनके अंदर। ये लाइज कर देते हैं उत्तकों को, जिससे कि ये पेनिट्रेट करके दूसरी कोशिकाओं तक फैल जाते हैं। आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि इनका संक्रमण जो है वो जैसे कोई शुगर का पेशेंट है, जैसे मान लीजिए उसके हाथ में कोई घाव हो गया, तो हम कहते हैं इसका ये संक्रमण जो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब उस संक्रमण में जो डिफरेंट टाइप के जो पैथोजेंस थे, उनकी ग्रोथ जो है वो पेनिट्रेट करते हुए कोशिकाओं और उत्तकों को प्रभावित कर रही है। किडनी जो हमारी डैमेज हो जाती है, फेफड़े डैमेज हो जाते हैं। अभी जिस वायरस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, या जिस वायरस के बारे में हम काफ़ी सुना है, कोरोना वायरस में, जिसमें कि मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के केसेस हम देखने को मिले हैं, कि ये न केवल फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है बल्कि मल्टीपल ऑर्गन्स को ये प्रभावित कर रहा है, जिनमें ब्रेन भी डैमेज हो जाता है, अपना हार्ट भी डैमेज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाती है। इसी तरीके की जो कंडीशन है वो इन हेलमिन्थ्स के अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट जो इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेज होंगे, उनमें उस फिजियोलॉजिकल चेंजेस को हम फर्दर इसमें अगर स्टडी करते हैं तो उसमें आती है कि परपोसी से कैसे सुरक्षा करते हैं, कि ये कुछ एसिडिक या इस प्रकार का एंटीजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं अपने शरीर के अंदर। एंटीजाइम्स का ये सिक्रेशंस करते हैं, जिससे कि जितने भी प्रकार के जो एंजाइम्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर रिलीज हो रहे हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज हो रहे हैं, भोजन को डाइजेशन करने के लिए रिलीज हो रहे हैं, उनके प्रति ये एंटीजाइम्स डेवलप कर लेते हैं। और वो एंटीजाइम्स क्या करते हैं, इनको सुरक्षा देते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि परपोसी से सुरक्षा के साथ में इनके अंदर एनोरेबिक रेस्पिरेशन की जो है घटना देखने को मिलती है। अवायवीय श्वसन की जो घटनाएं हैं वो इन जंतुओं के अंदर देखने को मिल सकती हैं। और अनैक्सिस सेक्शन के साथ साथ ये जंतु, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लाइसिस प्रोसेस इन जंतुओं के अंदर लाइज करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा पाई जाती है। और उसका रीज़न क्या हो सकता है, इन जंतुओं के द्वारा स्रावित टॉक्सिक रासायन या टॉक्सिक पदार्थ जो कि जहरीले नेचर के होते हैं, और जब वो टॉक्सिक पदार्थ अगर किसी कोशिका के संपर्क में आएंगे तो वो अपने जैसा बना लेंगे उसको, उस कोशिका को अपने लिए एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे ये। तो उस प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट के साथ भी ये क्या करते हैं, अपना लंबा समय जो है वो वहाँ पर व्यतीत कर लेते हैं। और इफेक्टिव इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें कि एग का बनना, सिस्ट का बनना, लार्वा का बनना या इनकी कोई इंटरमीडिएट अवस्था का बनना, वो भी इसमें प्रभावी होता है। सिस्ट बनना, लार्वा की डिफरेंट अवस्थाएं हैं, एग्स हैं, उनकी तादाद है, अमाउंट है। जैसे मैंने आपको अभी बताया 20,000 अंडे दिए जाते हैं, एनसाइलोस्टोमा है या एस्केरिस के द्वारा। अंडे की अमाउंट है, इनकी तादाद कितनी, क्वांटिटी कितनी है। और जो इनकी अलग अलग रूपों में इंटरमीडिएट स्टेज हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्पोरोसिस्ट है, या इसके अलावा हम देखते हैं मेरासीडियम लार्वा है। ये भी क्या है, इनके अलग अलग चरण हैं जीवन जीने के और जीवन की अवस्थाओं को प्राप्त करने के। ठीक है, मेरासीडियम है, सर्केरिया है,
रेडिया लार्वा है। ये जो अलग अलग इनके लार्वल स्टेज देखते हैं, ये भी क्या है, जीवन के अलग अलग चरण हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट को या अलग प्रकार की स्थितियों को बर्दाश्त करते हुए अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। तो ये जो अंडे के ऊपर चाहे कोटिंग की बात करें या फिर हम इन जंतुओं के अंदर जो पॉली एम्ब्रियोजेनी जो है, बहुभ्रूणता का जो सिस्टम है, वो देखने को यहाँ पर विकसित होता है। विकसित रूप में बहुभ्रूणता का इनमें गुण पाया जाता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो लैंगिक और जो अलैंगिक जनन की जो अवस्थाएं हैं, उनमें भी एकांतरण देखने को मिलता है, जिसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। मेटाजेनेसिस कहते हैं, मतलब एकांतरण, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक और अलैंगिक जनन की जो एकांतरण वाली अवस्थाएं हैं, मेटाजेनेसिस का इन जंतुओं के अंदर प्रोसेस देखने को मिलता है। और ये बताता है कि ये किसी भी प्रकार का क्लाइमेट क्यों ना हो, कैसी भी अवस्थाएं क्यों ना हो, ये उस अवस्था के अकॉर्डिंग अपने अंदर परिवर्तन करके लंबे समय तक जीवित रहने का गुण डेवलप किए रखते हैं। एक खास बात और होती है इन जंतुओं के अंदर कि इनके अंदर ये हर्मेफ्रोडाइट तो है ही है, उभयलिंगी है, साथ ही इनके अंदर सेल्फ या क्रॉस फर्टिलाइजेशन का गुण भी पाया जाता है। स्वतः निषेचन जिसको हम कहते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिल सकती है। जैसे किसी एक एनिमल के अंदर 2 टीनिया सोलियम है, तो वहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन की भी घटना आपको देखने को मिलेगी। या एक जो सेगमेंट है उसके दूसरे सेगमेंट के साथ भी उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया देखने को मिल सकती है, या उसी सेगमेंट के साथ ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया देखने को मिल सकती है। तो सेल्फ या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन का जो गुण है वो भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसमें जैसे वाउचेरिया है, अपने ब्लड के अंदर मौजूद होता है। अब उसके सामने ये समस्या रहती है कि वो किस तरीके से अपनी ग्रोथ की फॉर्म चेंज करे। अब ये वाउचेरिया जो है वो रात के समय क्या होता है, अपने ब्लड की ऊपरी परत की तरफ आ जाता है, स्किन की तरफ आ जाता है अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित करने के लिए। और रात के समय हम क्या करते हैं, फिर वो मच्छर काटते हैं। तो इसका मतलब वाउचेरिया की एक फॉर्म जो है वो मच्छर के थ्रू अगली पीढ़ी के अंदर चली जाए या अगले होस्ट के अंदर चली जाए, वहाँ पर जाकर के अपनी ग्रोथ को वो संपन्न करवाए। तो अपनी वाहिनियों के अंदर आकर के मच्छरों के अंदर भी पहुँचने का गुण इनके अंदर पाया जा रहा है। तो ये थी डिफरेंट टाइप की स्टेजेस जिनको पा करके या जिनको पूर्ण करके एक जो जीव है, चाहे वो हेलमिन्स के रूप में हो या किसी भी रूप में पैरासाइट के रूप में हो, वो एक्टो हो सकता है, एंडो हो सकता है। एक्टो हो या एंडो हो, वो दोनों प्रकार के जो पैरासिटिक इनकी नेचर हैं उनमें ये मूल कैरेक्टर पाए जाते हैं जो इनमें अडेप्टेशन डेवलप करते हैं। अपना मूल मकसद क्या है, इन जंतुओं के अंदर जो अनुकूलन की क्षमताएं हैं वो किन किन तरीकों से देखने को मिलती हैं, वो हमने स्टडी की है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।